अभी जो एमआईएम पार्टी की 2014 की चुनाव थी, दक्षिण से 34,000 चिल्लर वोट लिए थे उन्होंने। 2019 में 20,000 पे आए, 2024 में 15,000 पे आए। यानी वैकल्पिक राजनीति के लिए समाज हमको स्वीकार रहा है, हमारा वोट बढ़ रहा है ना, उनका घटा हमारा बढ़ा है। तो हम सवाल वही आता है, फिर तोड़े क्यों थे तुमने? फायदा हो रहा था, चुन के आ रहे थे, तुम खुद चुन के आ गए थे। 40 साल में पहली बार कोई मुस्लिम एमपी औरंगाबाद में आया था, तो आप छोड़ के क्यों गए? कामयाब फार्मूला था ना, 8 ही दे रहे, 10 ही दे रहे, ठीक है 8 देते तो 8 के 8 चुन के आते थे। तुमने 8 नहीं लेके 22 लड़ाए, 22 में से कितने लाए? 2 ही लाए। तो मेरा 99% बैटरी कैसी रह सकती है चार्जिंग? अगर ईवीएम में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपने लाए कि धूप में सोलर एनर्जी से बैटरी चार्ज होती और अंधेरे में भी कोई एनर्जी मोदी सरकार ने खोजी होगी कि अंधेरे में भी बैटरी चार्ज होती, तो वो टेक्नोलॉजी हमको दे दो भाई, हमारे मोबाइलों में लगा लेंगे हम, चार्जर का झंझट खत्म हो जाएगा। 17C पे मशीन नंबर आया, बूथ खुलते वक्त नंबर मैच नहीं हुए, उसको भी लेकर ऑब्जेक्शन डाले गए। फिर और आपके पार्टी के लोग खुलकर किस पार्टी का प्रचार कर रहे थे? देखिए, ये जो इलेक्शन को लेकर महाराष्ट्र में बेचैनी है, ये अकेले नांदेड़ दक्षिण या एक जिले में नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में है। और इसको लेकर कल रात में ही एक प्राइमरी डिस्कशन पार्टी लेवल पे शुरू हुआ है और हमको लगता है कि यकीनन अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में वंचित बहुजन आघाड़ी कोई ठोस निर्णय लेने के बारे में विचार कर रही है। तो अभी शायद कल ही एक मीटिंग का आयोजन होगा या डिक्लेरेशन होगा, कोई मीटिंग कॉल पार्टी की तरफ से अगर होने वाली है, तो उस मीटिंग में पहले एजेंडा पर यही टॉपिक रहेगा कि ये जो चुनाव है इसके अंदर घोटाले क्या हुए। अब हमारे खुद के बूथ के ऊपर हमारा जो राइटिंग में ऑब्जेक्शन रहा है कि आप मुझे बताइए, एक मोबाइल है जिसको चार्जर से निकालने के बाद इस्तेमाल नहीं भी करे तो दिन भर में वो 20% तो डाउन होता है, 20% डाउन होता है। लेकिन कई ईवीएम मशीनें ऐसी थी जिसको दिन भर इलेक्शन बूथ पे चलाया गया, दिन भर उसके ऊपर यानी तकरीबन एक बूथ पे 500 से 1500 वोट होते हैं, वोट कास्ट होते हैं। 1500 बार बटन दबाकर बटन का लाइट और बीप जलने के बाद वो मशीन को सील करके 3 दिन पहले यानी 20 तारीख को रात में लाके रख दिया, 21 का दूसरा दिन और 22 का तीसरा दिन और 23 को चौथे दिन वो मशीन खुलने के बाद 99% बैटरी थी। हमने राइटिंग में ऑब्जेक्शन देकर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। 99% बैटरी कैसी रह सकती है चार्जिंग? अगर ईवीएम में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपने लाए कि धूप में सोलर एनर्जी से बैटरी चार्ज होती और अंधेरे में भी कोई एनर्जी मोदी सरकार ने खोजी होगी कि अंधेरे में भी बैटरी चार्ज होती, तो वो टेक्नोलॉजी हमको दे दो भाई, हमारे मोबाइलों में लगा लेंगे हम, चार्जर का झंझट खत्म हो जाएगा। ऐसी क्या बात थी कि 99% बैटरी रह कैसे सकती है काउंटिंग के वक्त तक? तो ऐसे बहुत सवालात हैं, बहुत सारी धांधलियां हैं कुल वोटिंग का। और कई जगह मशीन के नंबर मैच नहीं हुए, जो 17C पे मशीन नंबर आया, बूथ खुलते वक्त नंबर मैच नहीं हुए, उसको भी लेकर ऑब्जेक्शन डाले गए। फिर उसमें बताया गया कि नहीं वो लिखने में गड़बड़ हुई होगी, ऐसा हुआ होगा। पोस्टल बैलेट को लेकर एक वोट हमारे नजरों में जब आया कि हमको गिरा हुआ पोस्टल बैलेट का वोट, इसलिए वो अधिकारी इनवैलिड में डाल रहे थे क्योंकि वो वोट वो कह रहे थे कि उस पर वोटर का साइन नहीं है। तो ये पोस्टल बैलेट लेकर गया कौन? प्रशासन का आदमी। प्रशासन का आदमी जब पोस्टल बैलेट लेकर गया तो उनका काम है पहले ट्रेन करने का पोस्टल वोट देने वाले को कि आपको यहाँ पर इनमें से एक को टिक करनी है और आपको यहाँ पे साइन करनी है, या पहले साइन ले लेंगे और फिर बोल देंगे जाओ अंदर किसी एक को टिक करके ला कर दो। लेकिन ये ट्रेनिंग देने का काम और साइन करवाने का काम प्रशासन का होता है ना, तो प्रशासन साइन नहीं है बोलकर उसको इनवैलिड कैसे कर सकता है? उस पर भी हमने ऑब्जेक्शन डाला। और कल एक धांधली, अब वो हमने राइटिंग में नहीं दी है, लेकिन इनवैलिड वोट बोलने के बाद वो किसी खास डब्बे में जा रहा था। हमारे प्रतिनिधि जागरूक थे, उन्होंने बोले ओ कौन सा डब्बे में डाला आपने, कौन सा डब्बे में डाला? आपने इनवैलिड बोला ना, फिर इनवैलिड के डब्बे में डालो उसको। तो इस तरीके के भी काम, तो फिर तब हमने उसको राइटिंग में देना चाहा। उनका कहना कि नहीं वो डालते वक्त गलती से एक खाना बाजू हो सकता है, निशाना चूक सकता है, तो हमने भी उसको ह्यूमन एरर बोलकर इंसानियत में लिया। नहीं तो अगर ऐसी गलती दोबारा हमको वहां नजर आती तो हम और स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लेने वाले थे। देखिए, बहुत ज्यादा नुकसान। मैंने आपको कहा कि मैं अकेला वाहिद मुस्लिम कैंडिडेट था जो महाराष्ट्र में सबसे पहले डिक्लेयर हुआ था, और उसके बावजूद नांदेड़ में इतना मेहनत काम करने के बाद आम आवाम तक सबसे ज्यादा पहुंचा हुआ कैंडिडेट मैं हूँ।
सबसे ज्यादा गली और दरवाजों पे गए वाला कैंडिडेट मैं हूँ, क्योंकि मेरी कैंपेनिंग 2 साल से डोर टू डोर चालू थी, गली मोहल्लों में चालू थी, छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग चालू थे। बावजूद उसके हमारा वोट टर्न कैसे हो सकता है? ये वोट के बदले नोट के बदले ही हुआ और प्रेशर बनाकर हुआ। और ये सीधी सीधी कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी थी कि उत्तर से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं रहते हुए दक्षिण से खड़ा करके मुस्लिम समाज को ये दिशा भूल कर दी गई कि आपके थाली में एक इडली है, एक वड़ा है, ये दोनों के चक्कर में भूखे रहोगे, तुम पोहे खाओ। अरे भाई, दो में से कोई एक खाएंगे ना, दो में से एक खाएंगे। वो उसकी क्लैरिटी के लिए इशारा भी दिया गया, लेकिन बावजूद उसके ये कंफ्यूजन बनाने के लिए ही एक पर्याय दिया गया, ये दोनों में निकलती है। और आखिरी में उसको पैसों की जोड़ दी गई, कंफ्यूजन के साथ पैसों की जोड़ दी गई। और कुछ जगह पे ये बोला गया, कुछ वोटर ऐसा था मुस्लिम समाज का जिनको लोकसभा में कांग्रेस को वोट देना था और वो वंचित को देना चाह रहे, उनको ये बोला गया तुम एक ही सिंबल नहीं दोगे तो तुम्हारा वोट वेस्ट हो जाता। ये भी कांग्रेस की तरफ से दिशा भूल की गई कि आपको दोनों पंजे दबाने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारा वोट वेस्ट होता। ये भी एक साजिश का हिस्सा है, लोगों को दिशा भूल है। वोटर को राइट है किस मशीन पे कौन सी सिंबल को देना है, तुम वोटर के राइट को दिशा भूल नहीं कर सकते। नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। मुझे लगता है कि हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी ने आदेश और फतवा नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ कैंडिडेट को रिकमेंड कर रहा हूं अपने उनकी काबिलियत के, उनको रहने वाले जन आधार के दम पर, किसके पीछे पब्लिक का रुझान है, कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो बीजेपी को हराने के लिए कारगर साबित हो सकता है। मैं यकीन के साथ कहता हूं, इन आंकड़ों को बिना तफसील में जांचे, हम कल काउंटिंग के वक्त ही हमने जो नोटिंग किए हैं, कम से कम 26,000 से जायद मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ टर्न हुआ है, कम से कम। और ऐसा ही बड़ी तादाद में हमारे दिगर पिछड़े तबकात का भी वोट टर्न हुआ है। तो पिछड़े तबकात और दिगर पिछड़े तबकात के वोट को भी पैसे के दम पर यही पैटर्न से किया गया। तो 40,000 वोट ऐसा जो हम गेन कर चुके थे, जिनको कन्विंस कर चुके थे, ऐसा हमारा दोनों तीनों समाज के मिलाकर 40,000 वोटों को खास तौर से फोड़ा गया है पैसे के दम पर। मैंने एक मिसाल के तौर पे आपको बताया कि हमारे मुस्लिम समाज में हमने जो काम किया था, जो मुस्लिम समाज 26,000 से ज़ायद मुस्लिम समाज ऐसा था जो हमको वोट देने के लिए तैयार था, उसको खाली उसके घर से निकलने के बाद 2 दिन पहले ऐसा माहौल बना दिए कि पैसे और धमकी के दम पर उनको उठाकर वोटिंग तक ले जाने तक कन्वर्ट जब करते हैं। तो बीजेपी ने ऐसी साजिश ओबीसी के साथ नहीं की होगी क्या? ओबीसी में पैसा नहीं बटा होगा क्या? ओबीसी में दमदाटी नहीं हुई होगी क्या? ईवीएम का घोटाला नहीं हुआ होगा क्या? उनकी भी वोटों के हेरफेर नहीं हुआ होगा क्या? तो मुझे लगता है इम्कानात है, यही चीज़ों से आए हूँ। फेयर इलेक्शन से चुनकर आई हुई सरकार नहीं है, ये आम आवाम को भी समझ रहा है, उसको मेरे को सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं। सवाल अब आम आवाम इसको बर्दाश्त करती है क्या? लोगों में इसको लेकर गुस्सा है क्या? लोग रास्ते पे आने तैयार है क्या? लोग इस एहतजाज को, आंदोलन को सपोर्ट करने तैयार है क्या? तो हम लड़ेंगे, हम आगे आएंगे। नांदेड़ दक्षिण से हमारे कार्यकर्ताओं की सुबह से फोन है हमको कि सर ये घोटाला है, इसके खिलाफ अपने को उतरना है। यही अगर पूरी विधानसभा के लोगों की होगी तो यकीनन हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेता अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब को इसरार करेंगे कि सर इस पे अपने को भूमि। वही अकेले शख्स है जिन्होंने 2004 के बाद में ईवीएम बैन करो बोलकर केस डाला हुआ है। वही शख्स है जिन्होंने 2019 के लोकसभा में 17C के आंकड़ों में और ईवीएम के आंकड़ों की रिजल्ट की तफावत को ध्यान में रखकर हाई कोर्ट तक केस लड़ा हुआ है। और अभी अभी इलेक्शन के मुंह तक भी कोर्ट ने गलतियों को माना, लेकिन फिर भी कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है नेशनल इलेक्शन कमीशन को देना। अब उसको लेकर पार्लियामेंट में ही आवाज उठाई जानी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। पार्लियामेंट में उसका आवाज उठाने के लिए अपने प्रतिनिधि चाहिए। आज अब्दुल सत्तार साहब ने भी, जो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष, उन्होंने भी इस बात को कहा पत्रकार परिषद में कि वंचित की वजह से कई जगह पे महाविकास अघाड़ी नुकसान। वो अपक्ष कैंडिडेट किसके थे जिनकी टोटल उनके हारे वाले आंकड़े से ज्यादा है? और आपके पार्टी के लोग खुलकर किस पार्टी का प्रचार कर रहे थे? मुझे लगता है कि तनकीद करना, आरोप करना बहुत आसान काम है। हम आरोपी की राजनीति नहीं करना चाहते। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सकारात्मक तरीके से ये बात रखने के लिए ली है कि हम
इलेक्शन हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं। हम रास्ते पे उतर के लड़ने के लिए तैयार है। आवाम के मसले मसाइल पे हमको वोट करने वालों को, हमारा काम करने वाले कार्यकर्ताओं को हम ताकत देने के लिए प्रेस ले रहे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। हम पूरी ताकत से, हम, हमारी पार्टी, हमारे नेता तुम्हारे साथ ताकत से खड़े हैं। नहीं, अभी हम टॉप नहीं, देखिए आप 5 साल में होने वाले चौथे इलेक्शन के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमारे परफॉर्मेंस में, हमारे जनाधार में आपको कमी नहीं नजर आ रही ना। जनाधार है ना हमारे पास में। हमारा 25,000 का उत्तर का वोट बेस कायम रखेगी नहीं हमने। हमारा जो इसमें गिरा था लोकसभा में वो कायम है। हमारा यहाँ पे दक्षिण में 18-20 हजार का वोट था लोकसभा जो, अभी हमारे पास में 34,000 का वोट बेस बना है। 27,000 वोट, 26,713 वोट मुझे विधानसभा में मिले थे, अब 34 हुआ है। इतना हलाने के बाद, इतना दबाने के बाद, इतना खरीदने के बाद हमारा वोट बेस बढ़ा ना, कम नहीं हुआ। ये उम्मीद है हमारे लिए जनता को। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नांदेड़ में वैकल्पिक राजनीति के लिए जो खड़े हैं, आप मुझे बताइए कि अभी जो एमआईएम पार्टी की 2014 की चुनाव थी, दक्षिण से 34,000 चिल्लर वोट लिए थे उन्होंने। 2019 में 20,000 पे आए, 2024 में 15,000 पे आए। यानी वैकल्पिक राजनीति के लिए समाज हमको स्वीकार रहा है, हमारा वोट बढ़ रहा है ना, उनका घटा हमारा बढ़ा है। तो हमको इस बात का समाधान है कि लोगों को हमसे उम्मीद है कि हम ही नई राजनीति, हम ही साफ सुथरी राजनीति, हम ही उसूल परस्त राजनीति कर सकते हैं। और मैं हारने के बावजूद कह रहा हूं, मैं और मेरी पार्टी, मेरे साथी उसूल परस्त राजनीति के आज भी हिमायती हैं। आज भी हम उसी तरीके की राजनीति उसूलों की करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले मनपा में 5 साल रुकने की जरूरत नहीं है। अब मेरा इलेक्शन कब होगा, मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, आगे का आगे देखेंगे। आज जो लोग हमारे साथ में मेहनतें की है, इनको ग्राम पंचायत से जिला परिषद से लेकर मनपा तक चुना के लाने के लिए हम उतनी मेहनत, उतनी ताकत, उतना ही पैसा लगाएंगे जितना खुद के इलेक्शन के लिए लगाया। जो काम कांग्रेस कर रही है वही काम मैंने आपके सवाल के जवाब में करना चाहिए, ऐसा मुझे जरूरी नहीं लगता। मैं किसी पार्टी को तनकीद करने से नहीं, मेरी पार्टी की खूबी बयान करने से बड़ा बनूंगा, किसी को छोटा बोलने से नहीं बनूंगा। आवाम तय कर रही है। आवाम, देखिए आवाम बहुत होशियार होती है। आवाम को सब देखा है, कौन क्यों क्या कैसे, ठीक है ना। वो मुस्तहिक गरीब तबका है जिनको तुमने उनकी मजबूरियों का फायदा उठाया है। और वो फायदा उठाते हुए रोकने में हम कम पड़े, हम बोल रहे हैं, हम कबूल कर रहे हैं। हम उनके दमदाटी को, उनके पैसों को बांटने से रोकने में कम पड़े। हमको भी हमारे मास पावर बढ़ाना पड़ेगा ना, हमको भी अपना मसल पावर बढ़ाना पड़ेगा। दोनों का हराना है। देखिए बीजेपी तो है ही, बीजेपी खुली दुश्मनी है। कांग्रेस को लेकर हमारा क्लियर कट स्टैंड पहले भी था, अभी भी है। या तो तुम हमको नुमाइंदगी दो, आप हमको नुमाइंदगी देते नहीं हो, और जब नुमाइंदगी देते हो, जब नुमाइंदगी देते नहीं हो तो हम तुमको भी वोट करके चुन के लाने के बाद तुम हमारी नुमाइंदगी करते भी नहीं हो। आज हमारे मसले पे मुंह खोलते नहीं हो, हमारे मसाइल पे आप आवाज उठाते नहीं हो। कौन से इशू के ऊपर उन्होंने सभागृह में आवाज उठाया? मैं आपको बोलता हूं, पहले 5 साल एमएलए रहते हुए अंबरडे ने एनआरसी पे कभी मुंह खोला है क्या? लॉकडाउन के ऊपर कभी मुंह खोला है क्या? बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, कोविड पे कुछ मुंह खोला है क्या? कोई भी इशू को ले लो आप। जब मुस्लिम बच्चों को टारगेट किया जा रहा था, जब बौद्ध हमारे एक भाई को भीम जयंती मनाने को लेकर मार दिया गया था, जब कहाँ मुंह खोला उन्होंने? उनको विजिट देने के लिए 1.5 महीना निकल गया, विजिट देने को आने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि जो चुनकर आके भी हमारे सवाल नहीं उठा रहे, उनको भी अल्टरनेट हमको देना पड़ेगा। इसलिए हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विकल्प को बनाना चाहते हैं। हमको लगता है कि बौद्ध, मुस्लिम, आदिवासी और छोटे छोटे ओबीसी की खुद की इशू के ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता है, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी उनके रास्तों के जब लड़ाई लड़ती है तो असेंबली में भी उनकी भूमिका को और नुमाइंदगी को करेगी। मैं आपको वही कह रहा हूं कि कोई मुझ पे कीचड़ फेंकता है तो मैंने उस कीचड़ से खुद को बचाना है या फिर पलट के उसके ऊपर भी कीचड़ फेंकना है, ये मैं तय करूंगा। और मैं कीचड़ फेंकने की राजनीति करना नहीं चाह रहा, फिलहाल अभी तो नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारा माइक्रोस्कोपिक स्टडी 3-4 दिन में हो जाएगा और हम कार्यकर्ताओं का एक 30 तारीख के आजू बाजू 1-2 तारीख को या उससे आगे पीछे हम एक कार्यकर्ताओं का
चिंतन बैठक लेने वाले हैं। उस दिन हम एक प्रेस भी लेने वाले हैं। उस प्रेस में 8 दिन में जो भी तनकीदें आएगी उसको हम जबरदस्त तरीके से जवाब जरूर देंगे। देखो, जरूरत थी इसलिए हमने लिए भी थे ना, और जो खुद हो के चले गए छोड़कर, उनके पीछे तो नहीं जा सकते। उनका काम है, उनको फायदे हो रहे कि नुकसान हो रहे, उन्होंने भी सोचना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि जो पार्टियां एक विचार से वैकल्पिक राजनीति करती है वो साथ आए, आवाम की इच्छा है, लेकिन वो आती नहीं है। हर पार्टी का अपना धोरण है, हर पार्टी का अपना स्टाइल है। तो उसके ऊपर किसी और पार्टी पे, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे दबाव नहीं डाल सकती कि तुमको साथ आना चाहिए। इसलिए वो पार्टी की आज़ादी है, वो आए तो हम लेने को तैयार है कोई भी पार्टी को, लेकिन जो हमको छोड़ कर गए उनके पीछे हम नहीं जाएंगे ना, वो उनको आना पड़ेगा। अब सवाल वही आता है, फिर तोड़े क्यों थे तुमने? फायदा हो रहा था, चुन के आ रहे थे, तुम खुद चुन के आ गए थे। 40 साल में पहली बार कोई मुस्लिम एमपी औरंगाबाद में आया था, तो आप छोड़ के क्यों गए? कामयाब फार्मूला था ना, 8 ही दे रहे, 10 ही दे रहे, ठीक है, 8 देते तो 8 के 8 चुन के आते थे। तुमने 8 नहीं लेके 22 लड़ाए, 22 में से कितने लाए? 2 ही लाए। तो मेरा कहना है कि भाई तुम्हारे भी आकलन तुम करो ना, तुम्हारी भी गलतियां हुई है। तुम सारी गलतियों का दोष वंचित पे डाल के अगर अपने आप को साफ रख रहे हो तो जनता तुमको भी तो घर बिठा रही है। तो हाँ, कोशिश कैसी होनी चाहिए? यशपाल भिंगे कैंडिडेट थे वो लोकसभा 19, तब नांदेड़ दक्षिण में हमको 28,500 वोट मिले थे एमआईएम को 7 लेकर। आज एमआईएम को 7 नहीं लेकर भी हम 34,000 तक गए हैं। कोशिशें बढ़ानी पड़ेगी, और हमारे नगर सेवक जब आएंगे चुनकर, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, हमारी ये जो 5 साल की मेहनतें हैं, जो और 5 साल हम कर रहे हैं, ये 5 महीने कर रहे हैं, इन 5 महीनों में हमारे मेहनतों का फल मिलेगा। हमारी ताकत से नगर सेवक चुनकर आएंगे और अच्छे किरदार के आएंगे, समाज का काम करने वाले, उसूल परस्त सियासत करने वाले अच्छे नगर सेवक हम ताकत से चुन के लाएंगे, तो हमको एक ताकत मिलेगी। वो यंत्रणा आने वाले, फिर बम्बई, दिल्ली, गली सब हम जीतेंगे। अब उनकी लाड़की बहन ईवीएम मशीन है, ये फडणवीस की और बीजेपी की लाड़की बहन ईवीएम मशीन है, वो बहन ने साथ दिया उनको। 312 बूथों में सिर्फ एक ही बूथ है जहां हमको 0 है। इसका मतलब है हर बूथ पर हमारा खाता खुला है। कई बूथ ऐसे हैं जहां पर इनमें से कोई नहीं रहता, कई बूथ ऐसे जहां पे ऐसी ऊंची तबके की जातियां रहती है जो वंचित को और फारूक को कभी देखना पसंद नहीं करती। अगर वहां हमको वोट मिल सकता है तो हमने आवाम के दिलों में उम्मीद जगाई है, उस उम्मीद की शमा को बुझने नहीं देना है। हम सिर्फ, मैं एमएलए बनना होता तो किसी पार्टी से कब का बन चुका होता। 2014 में भी और 19 में भी मेरे घर तक ऑफरें आई थी, कल भी आएगी। लेकिन सिर्फ मुझको एमएलए नहीं बनना है, मुझे अपने देश का माहौल को जो बिगड़ रहा है उसको सुधारने में, अपने जिले में एक अच्छी राजनीति देनी है, अच्छे लोगों को राजनीति में लाना है, बेखौफ होकर आम आदमी भी राजनीति से जुड़ना चाहिए, ऐसा माहौल बनाना है। उसके लिए हम मेहनतें कर रहे हैं। हमारा मकसद एक विधानसभा जीतना नहीं है, हमारा मकसद ये व्यवस्था को सुधारना है। अरे मैं आपको एक बात बोलता हूं आपको कि हमारे पार्टी का एक गली का कार्यकर्ता भी ना आधी रात को उठाकर उसको पूछो कि बाड़ा साहब या वंचित कभी बीजेपी के साथ जा सकती क्या, और नींद में से आधी रात को उठ के बोलेगा नहीं जा सकती। आपको मैं यही बात बता रहा हूं कि आप लोगों के जरिए माध्यम से कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा समाज घटक बाड़ा साहब को अपना नेता मानता है, बाबा साहब को दैवत मानता है। उस समाज घटक को मूंछ रखने का, घोड़ी पे बैठने का संविधान आने के 80 साल में भी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। जो भाजपा संविधान विरोधी है, उस भाजपा को वो नेता कभी समर्थन कैसे करेगा जिनको उनके दादा ने संघर्ष के साथ में लाकर करोड़ों लोगों का उद्धार किए? उन करोड़ों लोगों के उद्धार के रोड कैसे बनेगा? ये कांग्रेस की और आरएसएस की पॉलिसी है कि ये दोनों की से। आरएसएस के लोग खाली बीजेपी में है क्या? आरएसएस के लोग कांग्रेस में नहीं है क्या? अगर नहीं होते तो राहुल गांधी को आज फ्री हैंड मिलता ना। आज खुद राहुल गांधी की आवाज कांग्रेस में दबाई जाती है, आज खुद कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के विरोधक है, आज खुद कांग्रेस में 26 लोग लिख के देते हैं राहुल को अध्यक्ष मत बनाओ, और वो बेचारा अध्यक्ष नहीं बनता, अध्यक्ष पद से उतर जाता है। तो आज मुझे ये कहना है कि आरएसएस के लोग दोनों तरफ है, इन्होंने बनाई हुई ये एक नैरेटिव है, इस नैरेटिव को आवाम ने तोड़ना चाहिए। एक मिसाल देता हूँ, सिर्फ मैं, ये विषय निकला इसलिए, जैसा 9/11 का हमला करवा कर यहूदियों ने ये सेट किया था वार अगेंस्ट टेररिज्म। अमेरिका ने कहा था कि हम वार किसके खिलाफ कर रहे हैं? टेररिज्म के साथ कर रहे हैं, उसके खिलाफ कर रहे हैं। जो अमेरिका के साथ नहीं है, इसका मतलब आप किसके साथ हो? टेररिज्म के साथ हो। क्यों? एक तीसरा विकल्प भी था
जिसको ना तुम्हारा वार चाहिए था ना टेररिज्म चाहिए था, लेकिन आपने माहौल ऐसे बना दिया कि नहीं नहीं नहीं, जो अमेरिका के साथ खड़ा होगा वही टेररिज्म के खिलाफ है, जो अमेरिका का साथ नहीं देगा वो टेररिज्म को खत पानी डाल रहा है। यही किया, तुम कांग्रेस के साथ नहीं तो इसका मतलब तुम बीजेपी के साथ हो। तुम कांग्रेस के पीछे नहीं आओगे मतलब तुम बीजेपी वाले हो। तीसरी राय नहीं होगी इस मुल्क में, तीसरा ओपिनियन जमहूरियत में नहीं होगा, तीसरा ओपिनियन संविधान में नहीं होगा। वो तीसरा विकल्प है हम, जो हम किसी हाल में दोनों को भी नहीं मानते हैं। इसीलिए हमको बदनाम करने के लिए या सब आरोप प्रत्यारोप होते हैं। आवाम को समझना चाहिए। मुझे पूरे बाबा साहब अम्बेडकर जी के 50 साल के राजनीति में एक भूमिका बताओ जब भाजपा को फायदा हुआ, एक निर्णय बताओ जो मुस्लिम विरोधी है, एक निर्णय बताओ जो दलित विरोधी है, एक निर्णय बताओ जो आदिवासी या ओबीसीओं को नुकसान देने वाला है। लेकिन जो खुले तौर पर बाबरी मस्जिद की शहादत की हमी दे के आज भी बोलते हमको फक्र है, आप लाइन लगा के उनको वोट करते। लेकिन जो बाड़ा साहब ने पोटा और टाड़ा के जैसे कानून रद्द कराने के लिए लड़ाइयां लड़े हैं, जो बाड़ा साहब आज भी तुम्हारे औरंगजेब रहमतुल्लाह के स्टेटस को लेकर होने वाले हमलों के लिए तुम्हारे लिए औरंगजेब के मजार पे जाके खड़े होते, ये परवाह किए बगैर कि मेरे पार्टी का ओबीसी हिंदू नाराज होगा, मुझ पे प्यार करने वाला गरीब मराठा नाराज होगा, परवाह किए बगैर वो शख्सियत वहां जाती है। आप उसकी कदर नहीं करते हो। और एक बात आखिरी सुन लीजिए, बाड़ा साहब तो पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल लीडर पे तनकीदें होती रहेगी, लेकिन आपकी मिली क़यादत, कौमी क़यादत, दीनी क़यादत, जिसको पूरे मुल्क के उलेमा अपना कायद मानते, उसको आपने अपने सियासी मफाद के लिए ट्रोल किया कि नहीं किया? जब उनकी ट्रोलिंग हो सकती है, जब उन पे तनकीदें हो सकती है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप पे तो होगी ना। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से हमको डर खौफ से बाहर आना पड़ेगा। मुझ पे ट्रोलिंग होगी इस डर से, अगर कोई अच्छा सिस्टम लाना चाह रहा होगा तो ये डर को निकाले बगैर वो अच्छा सिस्टम नहीं आएगा। ट्रोलिंग होती है तो होने दो, मैं ट्रोलिंग को फाटे पे मारता हूँ, मैं इन हमलों को पलटा के लगा सकता हूँ, ये बोलकर मैदान में आना पड़ेगा। जैसे हम आए हैं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम झूठे सच्चे आरोपों को भी झेल रहे हैं, मगर हमारा मकसद उनके मुंह को लगकर, देखिए गटर में बैठा हुआ जानवर तुमसे अगर कुश्ती करना चाह रहा है तो आपको उसके खिलाफ कुश्ती करने के लिए गटर में जाना पड़ेगा। हमको गटर में उतर के कुश्ती नहीं लड़नी, हमको गटर को साफ करना है। वो गटर में उतर के नहीं, गटर के बाहर से सिस्टम बना के हो सकता है। तो हम वो साफ सुथरी उसूल परस्त सियासत के आज भी हिमायती हैं।